हम लोग आज पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एच.एल. आहूजा बुक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका कोर आइडिया क्या है? इट एक्सप्लेन हाउ रिवॉर्ड्स ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्टिविटी। तो इसमें हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है, जैसे कि लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इसको कैसे इसका रिवॉर्ड तय होता है, इसको कैसे हम इनके रिवॉर्ड को हम इनको जो वेज मिलता है या जो कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो वो डिटरमाइन होता है उनके प्रोडक्टिविटी के बेस पे। ठीक है, तो इट एक्सप्लेन्स हाउ रिवॉर्ड, वेज, प्राइस for factor of production like labor is determined based on its productivity। तो ये हो गया। अब जे.बी. क्लार्क इकोनॉमिस्ट जो थे, उनका जो अप्रोच था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो उन्होंने दिया था, उनका अप्रोच में हम जो जो एजम्पशन उन्होंने लिया था, है ना, वो कैसा था एजम्पशन, तो देखेंगे, है ना। तो जे.बी. क्लार्क का थ्योरी क्या था? तो पहला तो इनका एजम्पशन जो था, है ना, तो इनका पहला एजम्पशन में था कि उन्होंने स्टैटिक सोसाइटी माना था, जिसमें कि पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगा, कैपिटल कांस्टेंट रहेगा और प्रोडक्शन टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, तो अ स्टैटिक सोसाइटी विथ कांस्टेंट पॉपुलेशन, कांस्टेंट capital and unchanged production technique, है ना। तो ये इनका स्टैटिक सोसाइटी का एजम्पशन था। फिर इन्होंने माना था कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा इन बोथ फैक्टर एंड प्रोडक्ट मार्केट में। फिर इन्होंने लेबर को होमोजीनियस फैक्टर ट्रीट किया था कि उनका जो स्किल्स है, जो भी वो ट्रेनिंग लिए, सारा होमोजीनियस होगा। उनका जो प्रोडक्शन करने का जो वो जितना प्रोडक्टिविटी वो दे सकेंगे, ठीक है, वो सारा होमोजीनियस होगा। कोई स्पेशलाइज्ड उनके अंदर कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे कि एक लेबर दूसरे लेबर से ज़्यादा स्किल में या और ट्रेनिंग में ज़्यादा अच्छा हो, तो वो लेबर को आइडेंटिकल माने हैं। ठीक है, तो थर्ड होगा लेबर इज़ ट्रीटेड एज अ होमोजीनियस आइडेंटिकल फैक्टर। फोर्थ है टोटल सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी फिक्स्ड या परफेक्टली इन इलास्टिक। उन्होंने माना था कि सप्लाई जो है लेबर का इकोनॉमी में फिक्स्ड होगा। टोटल सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी इज फिक्स्ड परफेक्टली इन इलास्टिक, मतलब कि वर्टिकल सप्लाई कर।
अब इन्होंने जो इनका अप्रोच था वो यही था कि जेबी क्लार्क ने डेवलप किया था मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपनी एक बुक में, जिसके बारे में उन्होंने इसके बारे में लिखा था, मेंशन किया था। उस बुक का नाम था द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये बुक का नाम था। और इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हाउ रिवॉर्ड्स आर डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी, की कैसे हम वेजेस को डिटरमाइन करते हैं इकोनॉमी में। तो टू एक्सप्लेन हाउ रिवॉर्ड्स वेजेस आर डिटरमाइंड इन एन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्लार्क का हो गया। अब क्लार्क ने क्या किया था कि एज्यूम किया था स्टैटिक सोसाइटी, कांस्टेंट पॉपुलेशन, ये सारा चीज़ उन्होंने एज्यूम किया था। तो अब इन्होंने कैसे डिटरमाइन किया होगा कि किस तरह से वेज रेट को हम ये करें, मतलब डिटरमाइन करें। तो उन्होंने फर्म पर्सपेक्टिव से बोला था कि जो परफेक्ट कंपटीशन में एक इंडिविजुअल फर्म होता है या इंडस्ट्री होता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है वेज रेट पे। ठीक है, वेज रेट जो है मार्केट डिटरमाइन होता है। ठीक है, एंड इंडिविजुअल जो फर्म होते हैं उनको इसको एक्सेप्ट करना होता है। और उनका एक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल होता है कि जो एक रैशनल एम्प्लॉयर है वो कैसे मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट। ठीक है, तो एम्प्लॉयर विल कीप हायरिंग मोर वर्कर एज लॉन्ग एज एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट बाय मार्जिनल वर्कर इज ग्रेटर देन द वेज रेट दे हैव टू पे। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे उन्होंने बोला कि फर्म का कोई इसमें रोल नहीं होता है, वेज रेट फिक्स है। ठीक है, तो मान लो वेज रेट यहाँ पे फिक्स्ड है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिमिनिशिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो एक फैक्टर होता है उनका कंट्रीब्यूशन आउटपुट में धीरे धीरे डिक्रीज़ होता है ना। ये तो हमें पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के ये थ्योरी से कि जैसे जैसे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा जो क्षमता होता है प्रोडक्शन करने का वो धीरे धीरे घटता है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व घटेगा, फिर एक पॉइंट आएगा जब वेज रेट के बराबर हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कर्व जैसे यहाँ पॉइंट डी के बराबर। उसके बाद अगर हम लेबर को हायर करते हैं तो उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम है और वेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे फर्म को लॉस होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो उनका जो इनपुट का है टोटल प्रोडक्ट में वो कम है, लेकिन हम वेज उसको ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो लॉस हो गया एक फर्म के लिए, इसीलिए वो वहाँ तक लेबर हायर करेंगे, मतलब ओएल अमाउंट तक जहाँ पे उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वेज के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी ऑफ लेबर डिसाइड होगा कि कितना क्वांटिटी ऑफ लेबर वो हायर करते हैं। अब हम देखते हैं कि मार्केट में कैसे डिसाइड होता है वेज रेट क्लार्क के बेसिस पे। तो क्लार्क ने बोला था कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, और उसने बोला कि डिमांड हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिसाइड करते हैं। तो वेज कहाँ पे आके हो रहा है, डिटरमाइंड हो रहा है, तो ये वेज डिटरमाइंड हुआ। ठीक है, अब अगर हम वेज को बढ़ाते हैं, जो वेज डिटरमाइंड हुआ उससे ज़्यादा अगर हम वेज को बढ़ाते हैं, तो वेज यहाँ डब्ल्यू डैश मान लो है, तो फिर लेबर इतना ही एम्प्लॉयड हो पाएगा, ओ एल डैश लेबर। और एल एल डैश लेबर जो है आपका इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड रहेगा, मतलब इनको काम करना है बट ये चूँकि वेज इतना ज़्यादा हो चुका है कि जो इंडस्ट्री है उसको लेबर उतना हायर नहीं कर सकती है। ठीक है, सारे लेबर को हायर करेंगी तो इतने वेज नहीं वो प्रोवाइड कर सकती है। तो इसी वजह से क्या होगा कि कंपटीशन होगा और फिर वेज जो है अपने आप डब्ल्यू पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर लेबर की क्वांटिटी एल एस एल नहीं होके एल डबल डैश हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो वेज कहाँ पे डिसाइड होगा, फिर वेज यहाँ पे
डब्ल्यू डबल डैश यहाँ पे डिसाइड होगा, मतलब वेज कम हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर है और सबको एम्प्लॉय करना है, तो हमको उसके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के हिसाब से हमें उसको वेज कम देना होगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे लेबर हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा, है ना, टोटल प्रोडक्ट में। एज वी हैव सीन इन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वी हैव स्टडीड कि टोटल प्रोडक्ट जैसे जैसे हम मार्जिन ये आउटपुट बढ़ाते वैसे वैसे जो कंट्रीब्यूशन होता है इनपुट्स का वो घटने लगता है। तो वहीं पे यहाँ पे इनपुट जो है आपका लेबर है तो इनका कंट्रीब्यूशन घटेगा, है ना, घटेगा। तो एक अब ज़्यादा लेबर को एम्प्लॉय करना है तो वेज तो घटाना पड़ेगा, तो इसलिए डब्ल्यू डैश पे यहाँ पे हुआ है। तो ये वेज अगर फिक्स होता है और अगर लेबर अगर एस एल है ना, तो फिर आपका ये वेज फिक्स हो रहा है ओ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये वेज फिक्स में फर्म इसी वेज को फिक्स मान के एज परफेक्ट कंपटीशन है तो ये ओ डब्ल्यू वेज को फिक्स मान के वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि उसको कितना एम्प्लॉय करना है लेबर, तो वो ओ एल लेबर को एम्प्लॉय करेगा, ठीक है। अब ये तो क्लार्क का वर्जन हुआ, ठीक है। तो क्लार्क का जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इसने जो है अपवर्ड इसने स्टैटिक सोसाइटी माना था, ठीक है, ऐसा होता नहीं है ना। जो जो इनका एजम्पशन था वो सारा इनका क्रिटिसिज्म हो जाएगा, है ना। और इन्होंने बोला कि लेबर और कैपिटल को हम जो है इनका वर्क को ये कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं कि कितना लेबर का कंट्रीब्यूशन है, कितना कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है आउटपुट पे। लेकिन इन शॉर्ट रन क्या होता है कि लेबर और कैपिटल दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, इसीलिए वर्कर का हम कितना कंट्रीब्यूशन अकेले का है हुआ है वो हमको निकालना पड़ेगा, वो हम देख नहीं सकते डायरेक्टली, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि सप्लाई कर्व को इन्होंने नहीं माना, ठीक है। इन्होंने सप्लाई कर्व को परफेक्टली इनइलास्टिक माना है कि लेबर जो है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, है ना। तो इन्होंने जो वेज डिटर्मिनेशन है उसमें डिमांड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, ठीक है। मतलब उन्होंने बता दिया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही डिसाइड करेगा कितना वेज रेट होगा, और वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इनका ये भी एक रिजेक्शन हो गया, है ना। फिर एक स्टैटिक सोसाइटी वाला कि पॉपुलेशन ये होगा, पॉपुलेशन में चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। और टेक्निक जो है प्रोडक्शन टेक्निक चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी सारा सब कुछ, मतलब रिजिड स्टेशनरी सोसाइटी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। डायनेमिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि मार्शल ने आगे चल के बताया है कि कैसे जो है रियल वेजेस चेंज होने की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट होता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, लॉन्ग रन फैक्टर रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका मार्शल ने बताया था, ठीक है। मार्शल का फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये सारा रिजेक्शन हो गया इनका, है ना। तो एल्फ्रेड मार्शल ने एक बैलेंस अप्रोच दिया था, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है, एल्फ्रेड मार्शल। तो इनका बैलेंस अप्रोच था, इन्होंने इंटीग्रेट किया था डिमांड और सप्लाई। जैसे उसमें तो सिर्फ उन्होंने डिमांड को इम्पोर्टेंस दिया, सप्लाई को परफेक्टली इनइलास्टिक माना। इन्होंने डिमांड और सप्लाई दोनों को इम्पोर्टेंस दिया। फिर इन्होंने अप्लाई किया एक फेमस सीजर एनालॉजी को, है ना, जिसका हम इन्होंने बोला है कि डिमांड और जो है डिमांड और सप्लाई जो है ये सीजर का दो ब्लेड है, ठीक है। और यही डिसाइड करता है फैक्टर प्राइस को, जो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये कोटेशन याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में लिखने में अच्छा रहेगा। एज बोथ ब्लेड्स ऑफ अ पेयर्स ऑफ सीजर्स आर नेसेसरी to cut a cloth, but marginal productivity demand and cost of production supply, जिसको इन्होंने बोला, are necessary to determine फैक्टर प्राइजेस, ठीक है। तो वही है ना, दोनों ज़रूरी है। जैसे कि ब्लेड के पेयर में नेसेसरी होता है कि डिमांड, है ना, ब्लेड जैसे ज़रूरी होता है क्लोथ को काटने के लिए, दोनों
ब्लेड का ये पेयर्स जो होता है, उसी तरह से ये हम कितना वेजेस होगा परफेक्ट फैक्टर या फैक्टर प्राइस कितना होगा, उसके लिए नेसेसरी होता है कि हमको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी पता रहे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सप्लाई भी पता रहे कि कितना सप्लाई भी मतलब कितना है, ताकि हम एक फैक्टर प्राइस डिसाइड कर सकें। ठीक है, अब इनका डिमांड और सप्लाई का इंट्रैक्शन में इन्होंने मार्शल ने आर्ग्यू किया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है अलोन इज़ नॉट अ कंप्लीट वेज थ्योरी, इट ओनली एक्सप्लेन्स द डिमांड साइड ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, है ना। फिर वेज रेट डिटरमाइन करता है आपका, है ना, डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व से और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व से। इन्होंने अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व लिया था। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, इन्होंने अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व लिया था। ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से था कि इन्होंने मार्जिनल नेट प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। किसका? मार्जिनल नेट, एक सेकेंड, मार्जिनल नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था जो कि आपका जॉइंट डिमांड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि अब इसमें आप आइसोलेट कर सकते हो कि कैसे हम जो है निकाल सकते हैं शॉर्ट रन में कि आउटपुट का कंट्रीब्यूशन में लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है और कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसने बोला था कि ग्रॉस इंक्रीज इन आउटपुट में अगर हम माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल या जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड हुआ था, तो हमारा बन जाएगा, निकल जाएगा कि हमारा लेबर का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम लेबर वहीं तक हायर करेंगे जहाँ तक हमारा मार्जिनल नेट प्रोडक्टिविटी है लेबर का। ठीक है, तो ये इन्होंने अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर दिया है और वेज डिटरमाइन होगा आपका W पे। ठीक है, और अगर वेज हाई चला जाता है W डैश हो जाता है, W डैश हो जाता है तो इतना सप्लाई बढ़ जाएगा लेबर का और डिमांड तो इतना ही है। ठीक है, तो फिर सब कंपटीशन होगा लेबर के बीच में और फिर वेज जो है आपका W पे आ जाएगा। और अगर वेज से नीचे चला जाता तो डिमांड लेबर का ज़्यादा करेंगे इंडस्ट्री में और सप्लाई कम है तो फिर वेज जो है आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो W पे आके डिटरमाइन हो जाएगा, है ना। ये मार्केट के लेवल पे है। अब यही वेज जो है वो W फिक्स रहेगा फर्म के लेवल पे क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, तो फर्म इसको एज अ गिवन मानेगी, है ना। और फिर फर्म देखेगी कि मार्जिन कितना मतलब प्रोडक्टिविटी है लेबर का, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। तो यहाँ तक आपका लेबर हायर होगा OL अमाउंट तक। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ऑफ लेबर हो गया, है ना, और ये वेज रेट हो गया, है ना। तो यहाँ तक लेबर एम्प्लॉयड होगा और ये ऐसे लेबर डिसाइड हुआ। ओके, तो ये आपको समझ में आएगा कि इस तरह से हुआ। VMP क्या होता है, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हुआ और प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कितना है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितना है आपका लेबर का और प्राइस कितना है मार्केट में। ठीक है, तो यही डिसाइड, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ही डिसाइड करता है कि कितना लेबर हम हायर करेंगे। ठीक है, अगर VMP ज़्यादा है वेज से तो फर्म के लिए प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो हम और लेबर हायर करेंगे अप टू द लेवल जहाँ पे VMP वेज के बराबर हो जाए। ठीक है, अब VMP अगर छोटा हो गया वेज से तो मतलब लॉस है ना। तो फर्म क्या करेगी, लेबर कट चालू करेगी, है ना। कट करते करते तक फिर वेज के बराबर ले आएगी, है ना। तो VMP इज़ डिसाइडिंग फैक्टर डिमांड कि लेबर का हम कितना करेंगे, एम्प्लॉय कितना करेंगे। ओके, है ना। तो ये आप समझ गए। अब और परफेक्ट कंपटीशन में
एक चीज़ और, परफेक्ट कंपटीशन में VMP इक्वल्स टू MRP होता है, ठीक है। और MRP क्या है आपका, MRP है आपका MP इंटू MR, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल होता है, इसीलिए हम VMP डिसाइडिंग फैक्टर होता है वेज रेट का। लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जैसे वहाँ पे MR जो होता था लेस होता था प्राइस से, है ना, यहाँ प्रोडक्ट मार्केट में इम्परफेक्ट कंपटीशन में, है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, MR लेस हो जाएगा, है ना, MRP लेस हो जाएगा। इम्परफेक्ट ये फैक्टर मार्केट में भी MRP आपका VMP से लेस होगा, ठीक है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे आपका वेज जो है डिटरमाइंड होगा MRP के लेवल पे, ना कि VMP के लेवल पे, ओके, अगर मोनो इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो। अंडरस्टूड। तो सिंस तो यहाँ पे तो सिर्फ मार्शल ने परफेक्ट कंपटीशन माना है, तो VMP के लेवल पे हम देखेंगे, है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया मार्शल का भी। अब इसमें ना कुछ कुछ आपका जो है क्रिटिसिज्म है। पहला तो क्रिटिसिज्म है कि मेजर क्रिटिसिज्म है इनका, ये लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या क्या है, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म आपका यही है कि इनका अनरियलिस्टिक एजम्पशन था, ठीक है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन जो कि आपका दिया था प्रोफेसर पॉल डॉगलास के हिसाब से। थ्योरी रेस्ट ऑन आइडियल कंडीशन दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। मतलब इन्होंने देखो परफेक्ट कंपटीशन माना है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट और फैक्टर मार्केट में दोनों जगह ही परफेक्ट कंपटीशन होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन भी हो सकता है ना, कि एक ही बायर है जो ज़्यादा जो कि मतलब सारे फैक्टर को एम्प्लॉय कर रहा है ना, तो मोनोप्सोनी हो सकता है ना। फिर यहाँ पे एज्यूम किया था परफेक्ट मोबिलिटी, ऐसा नहीं है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी भी हो सकता है। स्टैटिक इकोनॉमी एज्यूम किया था, है ना। तो ये कोई चेंज नहीं होगा टेक्नोलॉजी में, मार्केट में कोई डायनेमिक चेंजेस नहीं आएगा, तो इक्वल बार्गेनिंग पावर होगा एम्प्लॉयर वर्कर में, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये सारा अनरियलिस्टिक एजम्पशन था स्टैटिक सोसाइटी वाला, है ना। तो इसीलिए इसको हम खारिज करेंगे, है ना, कि ये अनरियलिस्टिक एजम्पशन पे बेस्ड था। दूसरा एजम्पशन था इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये फेल कर जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिसाइड होता है वेज रेट MRP लेवल पे, यहाँ पे VMP वहाँ पे आपका MRP के इक्वल नहीं होता है। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन फर्म लोअर प्रोडक्ट प्राइस टू सेल मोर आउटपुट। सो जॉन रॉबिन्सन जो थे वो हाईलाइट किए थे कि वर्कर रिसीव करता है MRP के लेवल पे वेज रेट, ठीक है, जो कि VMP से कम होता है। तो इसको हम एक्सप्लॉयटेशन भी बोलेंगे लेबर का, है ना, क्योंकि उनको VMP के लेवल पे नहीं मिल रहा है वेज, उनको MRP के लेवल पे मिल रहा है, तो इसीलिए ये एक्सप्लॉयटेशन हुआ लेबर का, जो कि किसने कहा था, जॉन रॉबिन्सन। फिर इन्होंने मोनोस्पोनी को, एक्सप्लॉयटेशन को इग्नोर किया, है ना। जहाँ पे सिंगल बायर होता है लेबर का, वो वेज को MRP से भी बिलो लेके जाएंगे, क्योंकि वो ही मतलब हैं जो लेबर को वहाँ पे हायर कर रहे हैं, और कोई है नहीं, तो लेबर को मजबूरी में उनके यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो वो वेज को मतलब बहुत कम लेके जाएंगे, और वेज को मार्जिनल वेज कॉस्ट के बराबर एम्प्लॉय करेंगे, है ना, उनको। तो इसलिए वो मोनोस्पोनिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आएगा, है ना, तो मिनिमम वेज देंगे उनको, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इग्नोर किया था मोनोप्सोनी एक्सप्लॉयटेशन। फिर फेल्स इन फिक्स्ड प्रपोर्शन प्रोडक्शन। कोई प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीज़ों को हमको फिक्स्ड प्रोपोर्शन चाहिए कि एक ड्राइवर और प्लस एक ट्रक चाहिए अगर हमको खेती करने के लिए, ठीक है। तो वो एक ड्राइवर और एक ट्रक ही चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हमको चाहिए, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया था। इन्होंने बोला था कि फैक्टर को ईजिली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इसीलिए ये थ्योरी यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा।
क्योंकि अगर हम एक एक्स्ट्रा वर्कर और ऐड करते हैं ना, एक एक्स्ट्रा ड्राइवर यहाँ ऐड करते हैं, तो उसका जो मार्जिनल आउटपुट है या मार्जिनल प्रोडक्ट है यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके एक एक्स्ट्रा ड्राइवर ऐड करने से की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही ड्राइवर की उस ट्रक को चलाने की ज़रूरत है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी जो है ना फिक्स्ड प्रोपोर्शन के केस में ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब्स्टिट्यूशन की बात की है ना, और फिर आपका इग्नोर किया ट्रेड यूनियन को, कि ट्रेड यूनियन अगर होगा तो वर्कर अपना जो है वेज एक पर्टिकुलर अमाउंट तक चाहेंगे ही, उससे नीचे वो नहीं चाहेंगे, ठीक है। और दूसरा छठा है कि रॉन्ग मैक्रो कीन्स का क्रिटिसिज्म है कि वेज जैसे क्लासिकल ने बोला कि वेज कट करने से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, लेकिन उन्होंने जेएम कीन्स ने कहा, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉन्ग मैक्रो एप्लीकेशन है इस चीज़ का, जो क्लासिकल ने कहा है कि वेज कट से एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि वेज कट से क्या होगा, वेज कट से वर्कर का परचेजिंग पावर घटेगा, पीपीपी घटेगा, जिसके वजह से एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा, ठीक है। उन्होंने एग्रीगेट डिमांड के ऊपर बात किया था कीन्स ने, तो बोला एग्रीगेट डिमांड घट जाएगा जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट और घटेगा, क्योंकि डिमांड ही नहीं रहेगा अगर उनके प्रोडक्ट के लिए, तो फिर सप्लाई बढ़ा के क्या करेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वो और डिप्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये था इनका। फिर और दूसरा चीज़ है कि वेज इंक्रीज़ करने से एम्प्लॉयर का ना आपका वर्कर का न्यूट्रिशन इफ़िशियंसी बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं है ना। तो ये पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो यहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है एंड होता है। ये सारा क्रिटिसिज्म है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का, और ये दो थ्योरी था इसके अंदर, एक मार्शल का और एक क्लार्क का। इसके बाद यूलर्स थ्योरम आएगा और फिर वो हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइज़।